अब जो तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उसे देखकर शायद आपको अपनी आंखों पर यकीन ना हो। कानपुर से कन्नौज तक कैश ही कैश, और ये जो बैठे हुए लोग आयकर विभाग के अधिकारी और आपको जीडीडीआई के अधिकारी दिख रहे हैं, उनके सामने इतना कैश था जिस पर आप यकीन तक नहीं कर सकते। ये आज की तस्वीरें, ये देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं जब आज कन्नौज में छापेमारी की गई, और ये देखिए वो फैक्ट्री जहां पर आयकर विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से, ये देखिए, ये ड्रम्स में कैश भर के रखे गए हैं। ये इसमें पूरा का पूरा कैश का सामान, पूरा कैश रखा गया है। इतना कैश जिसको आप गिन नहीं सकते, जिसको मशीनें तक गिनते गिनते थक जाए। इसके बाद दिखाते हैं आपको किस तरह से हथौड़े मंगाए गए। ये देखिए, ये हथौड़ा मंगाया गया दीवार तोड़ने के लिए, क्योंकि पूरा एक रहस्य लोक बसाया हुआ था, और वो ऐसा रहस्य लोक जिसमें सिर्फ कैश ही कैश, नकद ही नकद, इतना नकद कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकते। लेकिन काली कमाई का ये जो रहस्य लोक है, ये कैसे सामने आया, इसके पीछे आपको बताते हैं कैसे ये पूरा जो प्रपंच है ये सामने है। कानपुर में 177 करोड़ का कैश मिला। ये कन्नौज के घर से मिला खजाना। तीसरे दिन भी कन्नौज में रेड जारी रही, और शनिवार देर रात तक तहखाना भी मिला, क्योंकि तहखाने में लगभग 50 करोड़ कैश होने की बात कही जा रही है। तहखाने में नोटों से भरे 9 बोरे मिले हैं, और इनमें से ज्यादातर नोट 2000 के हैं। नोट गिनने के लिए कई मशीनें लगाई गई हैं। कानपुर से 7 मशीनें मंगाई गई हैं जो नोट गिन रहे हैं। बैंक के अफसरों को, कर्मचारियों को बुलाया गया सिर्फ नोट गिनने के लिए। कन्नौज में 100 करोड़ कैश मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। हो सकता है यह रकम इससे भी ज्यादा हो, अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना कैश है, इतना कैश जो एक आम इंसान सोच तक नहीं सकता। कन्नौज में 3 घर में फैक्ट्री का पता चला है। घर की दीवारों में गोपनीय लॉकर बनाए गए थे, जिसका कोई अंदाजा अधिकारियों को नहीं मिल रहा था। आपको उसकी कहानी भी बताएंगे कि आखिर कैसे अधिकारी कानपुर से कन्नौज तक पहुंचे। यह भी बड़ी दिलचस्प कहानी, यह भी आपके सामने रखेंगे। दीवारों के पीछे अलमारियां मिली। लखनऊ से इंजीनियरों की टीम बुलाई गई। फिंगरप्रिंट वाले कई लॉकर मिले हैं, जिसमें सिर्फ फिंगरप्रिंट एक्सेस किया जाता था। लेकिन किस तरह से कन्नौज आपको दिखाते हैं, वो बोरियां जिसमें कैश भर कर रखा गया था, सिर्फ 2000 के नोट। आप गिनिए, ये बोरियों में कैश भर कर रखा गया है। एक आम इंसान जिसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में 2 वक्त की रोटी जुटा पाना एक मेहनत का काम होता है, लेकिन यहां पर कैश मैनेजमेंट कैसे चल रहा था देखिए। गिनिए, 1 2 3, उसके बाद आपको 4 5 6 7, और ऐसी ना जाने कितनी बोरियां इस कारोबारी के तहखाने से मिली हैं। लेकिन आपको बता दें, ये कैशलोक में, इत्र वाले कैशलोक में क्या क्या कार्रवाई अभी तक की गई है, ये आपको बताते हैं। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर रेड की गई। कन्नौज की परफ्यूम इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम माने जाते हैं। 7 साल पहले कानपुर शिफ्ट हुए। कानपुर में आनंदपुरी में बंगला खरीदा। पिता और भाई कन्नौज में रहते हैं। कन्नौज में फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, एक गैसोलीन पंप भी मौजूद है, और अब तक 40 कंपनियों का पता चला है। सभी कंपनियों का हेड ऑफिस मुंबई में रखा गया है, और कहते हैं जो पूरा कारोबार है ये विदेशों तक फैला हुआ है। कई शेल कंपनियां बताई जा रही है। शेल कंपनियां मतलब फर्जी कंपनियां जो सिर्फ कागजों में एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें शेल कंपनियां कहते हैं। शेल कंपनियों से फंड ट्रांसफर किया जाता था। दुबई में 2 कंपनियां मौजूद हैं, 6 कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड हैं। मुंबई में भी एक आलीशान घर है। मुंबई में ऑफिस और शोरूम भी है। आप सोचिए कि किस हद तक काली कमाई की कि पूरी दुनिया में घर और बंगला खरीद लिया। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रबर बैंड्स मंगाए गए ताकि नोटों को गिन के उनको सहेजा जा सके। ये देखिए, ये खेप के खेप मंगाए गए। नोटों की गिनती करके उसके बाद उसको रबर बैंड में बांध के, कागजातों को रबर बैंड में बांध के, उसके बाद उन्हें वहां से ले जाने की तैयारी थी। लेकिन इस पूरे कैश कांड के बाद अब सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर इतना सारा कैश आया कहां से? इतनी काली कमाई आखिर की कैसे गई? एक रिपोर्ट देखते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर आयकर अधिकारी और जांच एजेंसियां इस सबसे बड़े खुलासे तक कैसे पहुंची। देखिए, साफ तौर पे ये लेबर है जिसको लेकर के ये लोग कन्नौज से आए और उसको अंदर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि अंदर तहखाने की बात आ रही थी सामने। इत्र कारोबारी का रहस्य लोक।
रहस्यमयी तहखाना, बेशुमार खजाना। कानपुर से कन्नौज तक कैश लोक। नोट जिनमें खुशबू नहीं होती, लेकिन खुशबू का कारोबार करने वाले इत्र कारोबारी पीयूष जैन के नोटों की खुशबू आयकर विभाग तक ऐसी पहुंची कि कानपुर से कन्नौज तक नोटों के तहखाने मिलने लगे। कानपुर के बंगले में कैश की काल कोठरी मिली थी, तो कन्नौज में कैश का तहखाना मिला। इत्र कारोबारी पीयूष जैन की जो मुसीबतें वो कम होने का नाम नहीं रही। इस वक्त हम मौजूद हैं पीयूष जैन की जो फैक्ट्री, उसके बाहर अगर तस्वीरें दिखाएं, देखिए ये लेबर आई है यहाँ पर, क्योंकि अंदर जो बात हो रही थी तहखाने की, तो उसके लिए कई गेट तोड़ने पड़ रहे हैं। जो लेबर है वहाँ से लाई गई है, जो कि हथौड़ा लिए हैं, साथ में छेनी ली है, तमाम तरह के जो औजार हैं, जिससे कि इनको अंदर जो इनका तहखाने की बात चल रही है उसके गेट तोड़ने में आसानी हो। इधर नोट, उधर नोट, यहां भी नोट, वहां भी नोट, हर तरफ बस नोट ही नोट। इतना नोट कि इंसान तो क्या मशीनें भी गिनते गिनते थक जाएं। तहखाने में नोट, बोरों में नोट, दीवारों के पीछे सिर्फ नोट। इतना नोट जिनके बारे में सोच पाना भी मुमकिन नहीं। लेकिन इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से लगातार मिल रहे थे नोट। पीयूष जैन के दोनों बेटे को यहाँ पर ला करके पूछताछ इनसे की जा रही है। ये इनके घर के जस्ट पीछे की बनी फैक्ट्री है, जहाँ पर साफ तौर पे तस्वीरें आपको दिखा रही है। देखिए पूरी टीम्स हैं, लगातार जो चाबी हैं वो यहाँ से निकाली जा रही हैं ताकि जो गेट है उनको खोला जाए। खुद देखिए अब ये जो पीयूष जैन के बेटे, उसकी तस्वीर साफ तौर पे दिख रही है, चाबियाँ निकाल रहा है किस तरह से वो। जो ताला है उसको तोड़ करके जो टीम है वो अंदर गई है। जिस उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 45,000 रुपए सालाना है, उस यूपी में एक घर के अंदर से प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले 34,000 गुना ज्यादा कैश मिला। मेज पर, जमीन पर, सोफे पर, अलमारी में हर तरफ कैश ही कैश निकल रहा था। नोटों की गड्डियों की इन्हीं तस्वीरों को देखकर लोग कहने लगे, खुल जा सिम सिम। जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है, और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। कानपुर से शुरू हुई रेड अब कन्नौज में चल रही है। उसी कन्नौज में जिसे इत्र की नगरी कहा जाता है, वही कन्नौज जो पीयूष जैन का पुश्तैनी इलाका है। और आज भी कन्नौज की फैक्ट्री में इत्र बनाने का काम होता है। अब तक बता दें 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, लगातार जांच चल रही है। सूत्रों की माने तो अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा की नकदी यहां से मिल चुकी है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी अब तक नहीं हुई है। आपको बता दें तमाम जो सोना है और चांदी है, कई चीज़ें ऐसी यहां से मिली हैं अब तक, जो IT की टीम और जो DGGI की टीम है उन्होंने अपने जब्त में करी है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। इस पूरे मामले का खुलासा शुरू होता है गुजरात में एक ट्रक ड्राइवर की गलती से। कैसे, आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी दास्तान। दरअसल ड्राइवर की गलती ने देश के सबसे बड़े रेड को अंजाम देने में बहुत अहम भूमिका निभाई। देश की सबसे बड़ी GST चोरी का खुलासा एक ड्राइवर की गलती से हुआ। जी हां, 3 महीने पहले गुजरात में एक ट्रक पकड़ा गया। GST विभाग ने इस ट्रक को पकड़ा था। यह ट्रक जो था वो पान मसाला लेकर जा रहा था, और ट्रक में GST विभाग को 200 फर्जी बिल मिले थे। पान मसाला कंपनी के सारे बिल थे, और कंपनी के मालिक इसके बाद रडार पर आ गए। इसके बाद तेज हुई जांच। DGGI ने कानपुर में डेरा डाला, अहमदाबाद से आके। बुधवार को DGGI ने अहमदाबाद में छापा मारा। ट्रक के ट्रांसपोर्टर के घर इसके बाद DGGI की टीम पहुंची, और इसी छापे में ब्लैक मनी के सुराग DGGI की टीम को मिले। एक टिप मिलने के बाद पीयूष जैन के घर पर DGGI ने रेड किया, और उसके बाद यह सबसे बड़ा खुलासा शुरू हुआ, जिसका अंदाजा शायद किसी ने लगाया हो कि 2021 में आज के डेट में इतना बड़ा करप्शन सामने आ सकता है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कानपुर में जब कार्रवाई शुरू हुई थी। ये देखिए, ये नोटों की जो गड्डियां हैं, ये दीवारों के पीछे तहखाना बनाकर रखा गया था। इसी तरह आपको एक और विजुअल दिखाते हैं, बॉक्सेस में किस तरह से, ये देखिए, बक्से में बंद कर करके सोने की सिल्लियां निकाली गई।
इसके बाद बताया जा रहा है कि चांदी मिली है बहुत ज्यादा। कैश जो है ये लोहे के बक्से में भर भर के लेकर आया गया, सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली। और ये देखिए किस तरह से कैश छिपाया गया था, नोटों के बंडलों को बंद कर करके उसको लपेट के रैप करके उसको इस तरह से, और आप इसमें गिनते रह जाएंगे। इतनी संख्या है कि इसको गिन पाना भी मुश्किल है, 1 से लेकर 30 तक। 1 2 3 4 5 6 आप गिनिए, यह संख्या जाता है 51 तक। आप गिनते रह जाइएगा लेकिन कैश कम नहीं पड़ेगा। लेकिन यह कैश लोग मिला कैसे, इसकी कहानी भी आपको बताते हैं। क्योंकि खबर यह आ रही है कि पहले जो जांच अधिकारी थे उनके पास बहुत ज्यादा कुछ सामने नहीं आ पा रहा था और पूछताछ में भी बहुत खुलासा नहीं हुआ। अफसरों ने लॉकर, अलमारी खंगाली, फॉल सीलिंग तक छान मारी, लेकिन जांच अधिकारियों को कुछ नहीं मिला। ध्यान से सुनिएगा, बेटों से पूछताछ में कोई सुराग नहीं मिला। टीम को लगने लगा था कि जो इंफॉर्मेशन मिली थी, जो टिप मिली थी ब्लैक मनी की, जो ट्रांसपोर्टर के घर से मिली थी, वो गलत हो सकती है। लेकिन तभी टीम डाइनिंग रूम में पहुंचती है और एक क्रॉकरी से सजी हुई अलमारी पे जांच अधिकारियों की नजर जाती है। अलमारी इटली की महंगी क्रॉकरी से भरी हुई थी। रैक को बहुत करीब से देखा अधिकारियों ने तो उन्हें शक हुआ कि रैक में कुछ गड़बड़ झाला है। क्रॉकरी हटाई गई, रैक के पीछे एक दीवार था। जैसा आपको बता दें कि दीवार के पीछे एक दरवाजा था। दरवाजे की चाबी किसी के पास नहीं थी, लेकिन किसी तरह ताला तोड़वाया गया, दरवाजा खोला गया और जब दरवाजा खुला तो आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था और आपको बता दें कि ये नोटों की गड्डियां अभी तक कन्नौज से मिल रही हैं, जिसकी गिनती खबर मिल रही है कि अभी भी जारी है। लेकिन कैसे आती है काली कमाई, ये भी आपको बताते चलें और बताएं कि किस तरह से काली कमाई जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है, कैसे काले धन को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है शेल कंपनियों के जरिए। यह गुना गणित भी जरा आपके सामने हम रख देते हैं। कागजों पर फर्जी कंपनियां बनाई जाती हैं और कंपनियों का पता भी फर्जी होता है। इन कंपनियों के नाम पर मोटी मोटी रकम फर्जी कागजों के जरिए लोन के कंपनियां बैंक को एलओयू देती हैं। एलओयू का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक तरह से यह भरोसे की डील होती है और 90 दिन के लिए एलओयू जारी किया जाता है। कागजों पर ही सारी एंट्री होती है, हकीकत में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। काली कमाई को व्हाइट बनाने का यह काम होता है। टैक्स बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस रकम को खर्चे के तौर पर दिखाते हैं, उस रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। झूठे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कारोबार दिखाया जाता है। कागजों पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कीमतें दिखाई जाती हैं। कंपनियों के नाम पर लोन लिया जाता है और इस तरह से काली कमाई का संसार तैयार किया जाता है। लेकिन अब उसी काली कमाई पर एजेंसियों की नजर है और न सिर्फ नजर है बल्कि उस काली कमाई के एक एक तार खुलने लग गए। लेकिन आप पढ़ते हैं, एक और अच्छी खबर आपको बताने जा रहे हैं। डॉन की जमीन और गरीबों का आशियाना, क्या आपने इससे पहले कभी सुना था? यह होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जो जमीन कभी बाहुबलियों की हुआ करती थी, वहां गरीबों का आशियाना बनेगा। ये देखिए, ये मुख्तार अंसारी जब कहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में ये निकलते थे तो आसपास दूर दूर तक इनसे लोहा लेने वाला कोई नहीं होता था, लेकिन आज उन्हीं की जमीन पर योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन करके ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के दिन अब लद चुके हैं। आपको दिखाएं कि किस तरह से आज ये भूमि पूजन किया गया। अब चलिए आपको बताते हैं कि माफियाओं के जमीन पर गरीबों का आशियाना बसाने की क्या तैयारी है, किस तरह से इस प्लान को अंजाम दिया जाएगा। बताते हैं कि जमीन पर अतीक अहमद का कब्जा था और अब इस पर जो गरीब हैं उनके लिए फ्लैट बनाया जा रहा है। गरीबों के लिए घर बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए भूमि पूजन कर दिया है। 1731 वर्ग मीटर पर यह जमीन ये था। अतीक का इस पर अवैध कब्जा था। 20 साल से नजूल की जमीन पर यह कब्जा कर रखा था। यह जमीन खाली कराई गई और खाली कराई गई जमीन की कीमत जो है वो 17 करोड़ रुपए बताई जाती है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जा हटा दिया। इस जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इस जमीन पर करीब 76 फ्लैट बनाए जाएंगे। जमीन पर 4 मंजिला इमारत बनाई जाएगी।
जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई जाएगी। बिल्डिंग में स्टिल पार्किंग, कम्युनिटी हॉल, तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। यह बिल्डिंग पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी और एक फ्लैट की कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए बताई जा रही है। केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए का इसमें भी अनुदान देगी। राज्य सरकार इसमें 1 लाख रुपए का अनुदान देगी जो फ्लैट खरीदेंगे उनको। तो करीब जो ये फ्लैट खरीदने वाले हैं उनको 3.5 लाख रुपए देना होगा और ये घर जो है वो उनका हो जाएगा। लेकिन किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आज भूमि पूजन करके ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के दिन अब लग चुके हैं। आपको दिखाते हैं इसी जोड़ी एक रिपोर्ट। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। योगी ने जो बात 4 महीने पहले विधानसभा में कही थी, आज उसकी शुरुआत हो गई। अब तक इस जमीन पर बाहुबली का कब्जा था। इस जमीन पर माफिया डॉन अतीक अहमद का करीब 20 सालों से कब्जा था, लेकिन योगी राज में माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। दरअसल योगी राज में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या फिर सुंदर भाटी हो। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के बुरे दिन तो योगी के सत्ता संभालते ही आ गए थे और करीब 5 सालों से माफियाओं पर योगी का हंटर लगातार चल रहा है। किसी भी माफिया की हिम्मत है आपको परेशान करने की? जोर से बताओ, है क्या? और जोर से बताओ, है क्या? मित्रों, पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। यहां कानून का राज प्रस्थापित हो। इसी वजह से यूपी में माफियाओं की 1500 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अब तक जब्त किया गया है या फिर उस पर बुलडोजर चल चुका है। तो कैसे एक्शन किया गया, कैसे माफियाओं की जमीन योगी सरकार ने अपने कब्जे में लेकर अब उस पर फ्लैट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन भी कर दिया। आपको बताते हैं किस तरह से अतीक पर एक्शन लिया गया। योगी सरकार ने अब तक क्या क्या एक्शन लिए हैं। बाहुबली की 326 करोड़ की संपत्ति जब्त की, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया, न सिर्फ माफियाओं के, उनके गुर्गों के भी अवैध निर्माण पर एक्शन किया गया। करीबी रिश्तेदारों तक पर कार्रवाई की गई, अवैध प्लॉटों को खाली कराया गया। 45 से ज्यादा अवैध मकान जमींदोज किए गए, जिसमें होटल, गेस्ट हाउस, लॉज सब ढा दिया गया। अब तक 89 गुर्गों पर कार्रवाई हुई, 60 गुर्गों के हथियार लाइसेंस रद्द किए गए, सदस्यों पर 21 मुकदमे दर्ज किए गए, 9 गुर्गों को जेल भेजा गया, 11 के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तब जाकर यह स्थिति अब उत्तर प्रदेश में आई है, जहां पर माफियाओं की सल्तनत अब खत्म होने के कगार पर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस कार्रवाई पर, माफियाओं पर हुए एक्शन पर क्या कहती है वहां की जनता, आइए सुनते हैं। पहले क्या कुछ चीजें थी जिनमें अब आपको लगता है कि बदलाव आएगा? यहाँ के लोगों को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा यहाँ रहन सहन भी अच्छा हो जाएगा। पहले रात में निकलने में लोगों को बहुत डर रहता था, कभी कभी छीना छपटी भी हो जाती थी, लड़कियाँ नहीं निकलती थी, उन सब चीज़ों के बहुत अच्छा, अब लड़कियाँ निकल सकती हैं यहाँ पे। पहले और अब में अब अंतर क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? अब कम से कम यहाँ लेडीज सेफ तो रहेंगी। पहले क्या कैसा माहौल था, क्या स्थितियाँ थी? बहुत गंदगी, हर तरह की गंदगी इस इतने एरिया में बहुत ज्यादा गंदगियां फैली हुई थी और हम लोग भी प्रताड़ित हुए हैं अतीक की वजह से। पहले और अब में क्या बदलाव आपको? बहुत बदलाव है, बहुत बढ़िया। अब तो अच्छा है कि कम से कम कुछ चीजें डेवलप होगी तो आने वाले फ्यूचर में हम लोग भी देख सकते हैं। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा। एक माफिया राज हम लोग का खत्म हो रहा है प्रयागराज से, ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर 75 जरूरतमंदों को फ्लैट दिए जाएंगे, उनके परिवारों को। तो अतीक अहमद की बात करें तो अतीक अहमद फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और उनके 2022 चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बताते हैं क्या 2022 के चुनावी दंगल में अतीक अहमद उतरने वाले।
दरअसल अतीक अहमद चुनाव से पहले AIMIM में शामिल हुए हैं। अतीक की पत्नी ने उनकी जगह ओवैसी की मौजूदगी में सदस्यता ली थी। अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है। ओवैसी ने अतीक के चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। प्रयागराज से अतीक के चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। मेरठ से भी अतीक के चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। अतीक के बेटे के बयान से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर अतीक चुनाव नहीं लड़ सके तो अतीक की पत्नी शाइस्ता चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद प्रयागराज पश्चिम सीट से 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। इसके साथ ही 2004 में वो समाजवादी पार्टी से सांसद भी चुने गए थे, लेकिन अब अतीक जेल में है और उनकी सल्तनत जो है अब खत्म होने की कगार पर है। आपको दिखाते हैं अब किस तरह से अतीक के ठिकानों पर कार्रवाई की गई, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बेशक थोड़ी दिन पुरानी तस्वीरें, लेकिन आप देखिए इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए कि माफियाओं को किस तरह से जमींदोज किया यूपी की सरकार ने। एक वक्त था जब इन लोगों की तूती बोला करती थी और बड़े बड़े महलों में रहा करते थे, लेकिन आज सारे के सारे माफिया या तो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं या जेल के अंदर है। ये देखिए किस तरह से एक एक करके घर ढाया जा रहा है, कैसे एक एक करके मकानों को, होटलों को नस्तनाबूद किया जा रहा है, किस तरह से योगी राज में माफियाओं पर एक्शन हुआ है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से। आपको बताएं कि क्या क्या एक्शन अभी तक लिए गए। 365 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त हुई है। मुख्तार अंसारी की 2.5 साल में योगी का एक्शन ये सामने आया। बेटों के नाम पर 5 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई। मां के नाम पर 24 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। मुख्तार के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। 4 केस में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। करीब 61 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई और 200 से ज्यादा गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह बात करें सुंदर भाटी की, 63 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। 9 गुर्गों पर एक्शन हुआ। 4 शस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए। 3 गुर्गों को जेल भेजा गया। 2 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। ध्रुव कुमार उर्फ कुंटो सिंह की बात करें, 18 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त की गई। 43 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। 4 सदस्यों पर गुंडा एक्ट लगाया गया। 24 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, मुख्तार के ठिकानों पर कैसे कार्रवाई की गई। आइए देखिए, 22 दिसंबर 2021 की यह तस्वीर, बहुत ज्यादा पुरानी। पहले मुनादी करवाई गई। मुनादी करवाने के बाद नोटिस चिपकाया गया और नोटिस, ये देखिए सार्वजनिक सूचना, नोटिस चिपकाने के बाद आपको बता दें मुख्तार और उसके परिवार की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई। और अब बताया जा रहा है ये जो तस्वीरें हैं वो उसी समय की जब 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। यानी कि उत्तर प्रदेश में जब एक वक्त था माफियाओं का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब आपको बता दें कि वो वक्त अब नहीं है। अब माफियाओं की बोलती बंद है और माफियाओं की जमीन पर अब गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। और अब आइए बात करते हैं एक और जरूरी खबर की। ओमाइक्रॉन से जंग लड़ी जानी बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री ने कल वो सामने आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश ओमाइक्रॉन से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए हम सभी भारतीयों को फिर से एक होना होगा और ओमाइक्रॉन से जंग लड़नी होगी। कहां कितने केस आए जल्दी से देख लेते हैं। मैप आएगा भी, मैप पे देखते हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा 141, एक बार फिर से महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस निकल रहे हैं, जो चिंता की बात है। उसके बाद दिल्ली 89 केसेस, उसके बाद गुजरात 49 केसेस, उसके बाद तेलंगाना 41 केसेस। जल्दी जल्दी चलेंगे। केरल 38 केस, तमिलनाडु 34, इसी तरह कर्नाटक जो है वो 31 केस, इसके बाद राजस्थान 22, उसके बाद सब सिंगल डिजिट में। पश्चिम बंगाल में 6 केस सामने आए अभी तक, लेकिन चिंता की बात यह कि पूरे देश में आ रहे हैं। हरियाणा में 4 केस सामने आए अभी तक, ओडिशा में 4 केस सामने आए अभी तक, आंध्र प्रदेश में 4, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2 आए हैं अभी तक, जो कि थोड़ी राहत की बात है। चंडीगढ़ में 1 केस सामने आया, लद्दाख में 1 और उत्तराखंड में अभी तक 1 केस सामने आए हैं। लेकिन कोरोना लौट रहा है तो कार्रवाई भी लाजमी है, क्योंकि लोग सतर्कता नहीं बरत रहे। अभी मैं हाल में ट्रेन से सफर कर रहा था तो मैंने देखा लोग ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हैंड वॉश कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं। ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन क्या क्या लिए गए हैं प्रिकॉशन, ये हम ध्यान देते हैं। दिल्ली रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यह कर्फ्यू कल से लागू कर दिया जाएगा। कोरोना नियमों को लेकर अब सख्ती बरती जाएगी। अगर नियम तोड़ते हैं तो चालान भी होगा, क्योंकि जरूरी भी है, मजबूरी भी है, क्योंकि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।
महाराष्ट्र रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कोविड नियमों को तोड़ने पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। कार्यक्रमों को लेकर भी नियम जारी रहेंगे। नियम तोड़ा तो 50,000 का जुर्माना लगेगा। बंद परिसर में कार्यक्रम किया तो 100 गेस्ट खुले स्थानों पर समारोह कर सकते हैं, उसमें 250 मेहमान आ सकते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कोविड से जुड़ा हुआ सभी प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर नियम लगाए गए हैं। इंडोर शादियों में 100 मेहमान, आउटडोर शादियों में 250 मेहमान। जिम, होटल, थिएटर नियम के हिसाब से चलेंगे। 50% की क्षमता के साथ इन्हें इजाजत रहेगी। नोएडा में भी धारा 144 लागू कर दिया गया है। हरियाणा की बात करें तो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हरियाणा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बिना वैक्सीनेशन संस्थानों में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। निजी संस्थानों में भी नियम लागू होगा। 1 जनवरी से ये सारी पाबंदियां लागू हो जाएंगी। कार्यक्रम में 200 लोगों को परमिशन दी गई है। सार्वजनिक स्थलों पर ये सभी नियम लागू होंगे। इसी राह पर मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। 11 शहरों में पाबंदी लगाई गई है। सरकारी कर्मियों का वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। वैक्सीनेशन नहीं तो फिर कोचिंग, सिनेमा में एंट्री नहीं मिलेगी। जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। गुजरात रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। आपको बता दें 8 प्रमुख शहरों में पाबंदियां लागू की गई, जिसमें अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गांधीनगर, राजकोट में पाबंदी लागू है। रेस्टोरेंट में 75% लोगों को इजाजत होगी। होम डिलीवरी, टेक अवे की परमिशन रहेगी। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मैं जिस लापरवाही की बात कर रहा था वो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन, खचाखच भरा हुआ शिमला। आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। आपको दिख रहा है कहीं सोशल डिस्टेंसिंग। ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया है। यह बेहद खतरनाक हो सकता है। सेकेंड वेव की तस्वीरें याद कीजिए, पूरा सोशल मीडिया पटा हुआ था। 25 दिसंबर, ये देखिए शिमला की तस्वीरें आपको बताएंगे। मैं आपको साकेत, दिल्ली की तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें डरा रही हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पैनिक नहीं करना है हमें। बेशक हम पैनिक ना करें, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये तस्वीरें आप देखिए। और एक और तस्वीर, ये जनपद है दिल्ली का, जहां पर दूर दूर तक आपको लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। क्या इस तरह से ओमाइक्रॉन से हमारी लड़ाई होगी? प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि हमें कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। कोरोना के साथ ही अब ओमाइक्रॉन से भी युद्ध शुरू हो गया है। राज्य में कोरोना के नए दानव से जंग की तैयारी चल रही है। ओमाइक्रॉन को कैसे हराया जाए, इस पर मंथन हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं। स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन इस नए खतरे से लड़ाई को लेकर भी सियासत तेज हो गई। कुछ रोज पहले राहुल गांधी जो बूस्टर डोज को लेकर सवाल उठा रहे थे, वो अब ग्रेड की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया है। ये एक सही कदम है। देश के जन जन तक वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। इस कतार में सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के साथ ही दूसरे दल के भी नेता किसी तरह से राजनीतिक लाभ ढूंढने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन हमको देखना है कि ऐलान वास्तव में कितना इसको फल देते हैं। इसको देखने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन अभी जो लग रहा है कि ये चुनाव की मद्देनजर रखते हुए ऐलान किया गया। 45 साल से नीचे के लोगों को वैक्सीन नहीं दी गई। हमने बार बार कहा, उसमें देरी की गई। 2022 में ये प्लान बन रहा है कि बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि इस बीमारी के अंदर जो देरी है उसका मतलब है लाखों लोगों की मौत। हालांकि पीएम मोदी पर निशाना साधने वालों के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और जोरदार वार पलटवार हो रहा है। देश के लोगों की चिंता करना, पूरे देश को अपना परिवार मानना, यही काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। कि उन्होंने जब वैक्सीन की बात हो रही थी तो वैक्सीन पर पूरी दुनिया जब सो रही थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जाग रहे थे और 2 वैक्सीन भारत बनाने वाला पहला देश बना। और तब भी विपक्ष राजनीति कर रहा था।
तो कोरोना से जंग सिर्फ एक शर्त पर लड़ी जा सकती है, क्योंकि हम अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, हम मास्क लगाएं, लोगों से भी अपील करें वो मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें, हाथ धोएं और कोरोना से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ये भारत की बात है। मैं फिलहाल इतने बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे।